कविता कड़कड़ाती ठंड में घर के बाहर बैठकर काफी सारे कपड़े धो रही होती है। तभी उसकी ताई बाहर आकर उससे कहती है, अभी तक तेरे कपड़े नहीं धुले, ठंड बढ़ती जा रही है, शाम होने को है, खाना कब बनाने के लिए जाएगी? एक काम तुझसे सही से नहीं होता। हाँ तो मैं जान नहीं है क्या? अच्छे से कपड़े धो। लास्ट टाइम जो तूने कपड़े धोए थे वो सही से साफ नहीं हुए थे। शांति बहन, अपनी भतीजी को जितना डांटती रहती हो, थोड़ा अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। बेचारी को तो तुमने स्कूल के बाद कॉलेज भी नहीं जाने दिया और अपनी बेटी को शहर भेज दिया। मानती हूँ कि बेचारी के माँ बाप नहीं है, पर उसकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। ये नहीं कि बेचारी का कहीं रिश्ता देख ले, 25 साल की हो गई है। शोभा बहन, ताई चाचा कितना भी कुछ कर ले, लोगों को यही लगता है कि हम अपनी भतीजी और बेटी में भेदभाव कर रहे हैं। अब यही पढ़ना नहीं चाहती थी तो आगे इसमें मेरी क्या गलती है बताओ जरा। और इसको मैं घर के काम इसलिए सिखा रही हूँ ताकि कल को शादी हो तो ससुराल में अच्छे से एडजस्ट कर सके। और वही मेरी बेटी की बात, जब वो आती है ना तो घर में इसे मैं पलकों पर रखती हूँ, अपनी बेटी को तो मैं चिमटे से मारती हूँ। पूछो इससे कभी हाथ भी लगाया हो तो। रहने दो शांति, पर हमें भी सब दिखता है। और रही काम की बात, और ससुराल में जाकर सीख लेगी। अगर सारी जिंदगी काम नहीं सीख पाई तो क्या तुम इसकी शादी नहीं करोगी? ऐसा नहीं है आंटी, ताई जी तो सच में मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो तो सबको दिख ही रहा है बेटा कि तुम्हारी ताई जी तुमसे कितना प्यार करती है। तभी तो शाम को भी इस ठंड में ठंडे पानी से तुमसे घर के बाहर कपड़े धुलवा रही हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है? शोभा ताना देकर वहां से चली जाती है और कविता भी सारे कपड़े धोकर छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख देती है और शाम का खाना बनाने लगती है। कुछ देर में उसके ताऊ जी आते हैं और उनके आते ही शांति उन पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारी इस भतीजी के चलते अब दुनिया वाले मुझे ताने देने लगे। कहते हैं कि मैं जानबूझकर इस कलमुही की शादी नहीं करवा रही। अरे जल्दी से इस लड़की की शादी करो और मेरे सर से इसे हटाओ ताकि इसके जाने के बाद मैं अपनी बेटी पर ध्यान दे सकूं। कलमुही पैदा होते ही अपने माँ बाप को एक साथ खा गई और अब हमारे सीने पर मूंग दल रही है। अरे शांति, तुम क्यों बार बार इसकी शादी के पीछे पड़ जाती हो? ये बोझ नहीं, तुम्हारी मुफ्त की नौकरानी है। एक काम तो तुमसे होता नहीं। अगर ये चली गई तो कैसे करोगी घर के काम? और शादी में खर्च नहीं लगता क्या? अब इस कलमुही के पीछे मैं पैसे लगाऊं? हैं? इसको 2 वक्त का खाना, कपड़े और जो 12वीं क्लास तक पढ़ाया है वो कम है क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। शांति के कहने पर भी विनोद कविता की शादी की बात आगे नहीं बढ़ाता और ये सब सुनकर खाना बनाते हुए कविता रोते हुए अपने माँ पापा को याद करती है। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं उनके लिए बोझ ना होती। ताई जी भी मुझे बोझ समझती है और ताऊ जी मुझे मुफ्त का नौकर समझते हैं। फिर तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अब तो मेरी किसी भी गरीब घर में शादी हो जाए, बस मैं इस घर से निकल जाऊं। माँ पापा आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए, वो भी इनके हवाले। अब कविता खाना बनाकर अपने घर वालों को देती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कविता की चचेरी बहन शीला हॉस्टल से जब घर आने को होती है तो धीरे धीरे ठंड तो बढ़ती जा रही है। अरे भैया दूसरा स्वेटर दिखाओ। मेरी बेटी जब हॉस्टल से आएगी तो ऐसे हल्के स्वेटर पहन कर जाएगी क्या? ठंड से तुम मर ही जाएगी। थोड़ा भारी स्वेटर दिखाओ जिसे पहनकर सर्दी ना लगे उसे। शांति, तुम क्या सिर्फ एक ही स्वेटर लोगी, वो भी अपनी बेटी के लिए? अरे तुम्हें भतीजी भी तो है। देखा मैंने उस बेचारी को, पिछले 5 साल से एक ही शॉल ओढ़ रही है। बहन बेचारी, तुम्हारी बहू भी पिछले 2 साल से एक ही शॉल ओढ़ रही है। तुम भी तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए स्वेटर लेने के लिए आई हो। अपनी बहू के लिए भी कुछ ले लो। दूसरों के घर में झांकने से पहले खुद का गिरेबान झांक लेना चाहिए। और रही मेरी भतीजी की बात, तो उसे शॉल से बहुत प्यार है, वरना घर में बहुत सारे शॉल रखे हैं, वो नहीं लेती तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो एक काम करो, तुम ही उसे लेकर दे दो कुछ। शांति की बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और वो दोनों ही अपनी अपनी बेटियों के लिए ठंड के कपड़े लेकर घर आती हैं। अगले दिन शांति की बेटी आती है, जहां कविता बड़ी ही प्यार से अपनी बहन को उसकी पसंद का खाना बना देती है और शांति अपनी बेटी को कपड़े दिखाती है। बता कैसा लगा तुझे? सारे कपड़े सर्दियों के लिए हैं। इस बार जब तू हॉस्टल जाएगी तो ये सारे कपड़े लेकर चली जाना, ठंड बहुत हो रही है। शीला, तुम पूरे 6 महीने बाद आई हो ना, इसीलिए देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पास्ता, नूडल्स, मंचूरियन और चिली पोटैटो बनाए हैं। खाकर बताओ कैसे बने। अगर ठंडे हो गए तो अच्छे नहीं लगेंगे। जब तक तुम्हें कुछ बोले ना, तुम्हें बातें समझ नहीं आती क्या? कुछ देर मुझे माँ के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर खाना ठंडा हो जाएगा तो क्या तुम गर्म कर पाओगी? माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला जब मैं इस घर में आऊं तो इसका चेहरा मुझे देखने को ना मिले। शीला की बात सुनकर कविता वहां से अपने कमरे में चली जाती है और अपने माता पिता की फोटो लेकर बैठ जाती है। माँ पापा, यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। ठंड बढ़ती जा रही है पर फिर भी ताई जी सिर्फ शीला के लिए गर्म कपड़े लाई। मैंने इतने प्यार से शीला की पसंद का खाना बनाया पर उसने वो भी नहीं सराहा। मेरे साथ इस घर में इतना भेदभाव क्यों होता है? अब
कविता अपने माता पिता की फोटो लेकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपनी बहन और ताई जी को देखती है। उन दोनों को देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते के बाद शीला का जन्मदिन होता है और इसीलिए शीला और कविता की बुआ कुछ तोहफे लेकर घर आती है। अरे मेरी शीला तो 21 साल की हो गई। शीला मैं तेरे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, पर कविता कहाँ है? भाभी तुमने फिर से कविता को काम पर लगा दिया। भूलो मत, ये घर कविता के ही माता पिता का है। एक तो तुमने भैया भाभी के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, उनके सारे पैसे भी जब्त कर लिए और बदले में उस बेचारी के साथ इतना बुरा सलूक करती हो। लेकिन 25 साल की हो गई है वो, उसकी शादी करवा दो अगर तुमसे वो और बर्दाश्त नहीं होती तो। अर्चना, अपनी भाभी को कुछ कहने से पहले सोच लिया कर। जब भैया भाभी खत्म हुए थे तब तू भी तो कविता की जिम्मेदारी ले सकती थी ना, पर तूने क्या किया? बहाने बनाकर अपनी ससुराल चली गई। अगर तेरे को इतना ही दुख होता है उस मनहूस के लिए तो तू कोई लड़का देख ले। और रही भेदभाव की बात, अगर तुझे अपनी भतीजी से नफरत होती ना तो जो मैं उसे तरह तरह के कपड़े खाने और जो शिक्षा दी है ना वो भी ना देता। वाह भैया, वो बेचारी कविता के माता पिता की प्रॉपर्टी पैसे हड़पो तुम और उसकी परवरिश करूं मैं। जब लिया तुमने है तो करोगे भी तो तुम ही। और रही लड़के की बात, तो मैं अपनी भतीजी के लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता देखूंगी, देख लेना तुम, पर शादी तुम्हें ही करवानी पड़ेगी। आप दोनों प्लीज लड़ना बंद करोगे, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ बुआ जी रहने दो ना, मैं तो खुश हूँ जो आप यहाँ आई मुझसे मिलने के लिए और मेरे लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई, जबकि जन्मदिन शीला का है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से इस घर में लड़ाई हो। कविता के कहने पर अर्चना चुप हो जाती है और बर्थडे सेलिब्रेट करके कड़कड़ाती ठंड में ही रात को घर से जाने लगती है। बुआ जी आप आज ही तो आई हैं और आज ही चली जाएंगी। बाहर बहुत ठंड हो रही है, कल चली जाना। मेरी बच्ची, अरे जाने दे मुझे, आज जाऊंगी तभी तो तेरे लिए जल्द से जल्द रिश्ता लेकर आऊंगी ताकि तुझे इन लोगों से छुटकारा मिल सके। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ यहाँ तेरे साथ कैसा व्यवहार होता है। रात के 11 बजे ठंड में ही अर्चना घर से निकल जाती है और एक हफ्ते बाद अपनी भाभी को फोन करके एक रिश्ते के बारे में बताती है। मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, असली चालबाज तो तुम्हारे अंदर है। बेचारी इतने बड़े घर में, वो भी ज्वाइंट फैमिली में कैसे रहेगी, इतना काम कैसे करेगी? बड़े लोग दिल के काले होते हैं, उनसे तो अच्छा हम गरीब ही होते हैं। नहीं, मैं अपनी भतीजी की शादी इतने बड़े घर में, वो भी ज्वाइंट फैमिली में, तो बिल्कुल नहीं करने वाली। भाभी ये भी देखो, लड़का इकलौता है और वो लोग अमीर हैं। और रही काम की बात, हमारी कविता को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं भले ही उसकी ताई हूँ पर अपनी भतीजी का बुरा नहीं चाहती। तुम अपने भैया से बात कर लेना। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझकर कविता के अच्छे घर में शादी नहीं होने देना चाहती? मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। मैं अगले हफ्ते लड़के वालों के साथ घर आ रही हूँ, फैसला कविता का होगा। अर्चना अपनी बात पूरी करके फोन रख देती है और अगले हफ्ते ठंड में लड़के वालों के साथ आती है। अरे बहन, यहाँ तो और भी ज्यादा ठंड है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। अगर मुझे पता होता कि यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है तो मैं स्वेटर के साथ एक शॉल भी ले लेती। अरे बहन, अब पता तो मुझे भी नहीं था कि अचानक से इतनी ठंड हो जाएगी। वैसे घर आ गया, भैया साइड में रोक दो, यहीं घर है। कुछ देर में अर्चना लड़के वालों के साथ घर में आती है और जब लड़के वाले कविता को देखते हैं तो वो लोग कविता को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। इसके बाद अर्चना अकेले में कविता को समझाती है। बेटा मैं जानती हूँ कि इन लोगों का परिवार बहुत बड़ा है, 10-12 लोग कोई कम नहीं होते, पर लड़का और उसका परिवार बहुत अच्छा है। लड़के के पिता 3 भाई और लड़का इकलौता है। घर में नौकर चाकर है, बंगला है उनके पास, तो घर में रानी की तरह रहेगी, ना कि नौकरानी की तरह। बुआ जी आप मेरी शादी करवा रही हैं तो अच्छे ही घर में करवाओगी। लड़का अमीर हो या गरीब, बंगले में रहे या झोपड़ी में, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कविता के हाँ कहते ही अर्चना खुशी से बाहर जाती है और सभी को मिठाई खिलाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द कविता और अमित की शादी की डेट तय हो जाती है और अगले ही महीने उन दोनों की शादी हो जाती है। और जब शादी करके कविता अपने ससुराल जाती है तो भाभी आ गई आपकी मंजिल, यही है हमारा छोटा सा बंगला। ये छोटा सा बंगला है? इतने बड़े बंगले में तो 50 लोग रह लें। बहू खरी खरी अभी बस बंगले को बाहर से ही देखती रहोगी। बहू अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा और अंदर लेकर आ। बाहर कितनी ठंड हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ कोहरा बिछा रहा है। उमा के कहने पर आशा तुरंत अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और जब कविता बंगले के अंदर जाती है तो उसे थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। बंगला तो अंदर से भी काफी सुंदर है और अब ठंड भी कम लग रही है। भाभी चलो मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है इस घर की सबसे बड़ी बहू कल्पना ताई जी, ये आपकी सास आशा ताई जी और ये है मेरी प्यारी माँ सुशीला। ये है सुरेश काका, दिलीप काका और ये है मेरे पापा और ये है। हमारा इंट्रोडक्शन हम खुद कर लेंगे भाभी। हम चारों हैं आपकी नंदे, करिश्मा, काजल, दिया और आरती। अरे बेटा इंट्रोडक्शन बाद में करवा देना, बेचारी बहुत थक गई होगी बहू, उसे आराम करने दो। तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कितना बड़ा परिवार है,
मेरी ताई जी तो कितनी बुरी थी। दुनिया की नज़रों में तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, पर अंदर वो कैसी थी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। यहाँ पर भी जॉइंट फैमिली है। मेरी सास का तो पता नहीं, पर ये लोग मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे। और वैसे भी मैंने तो सुना है कि जो सास होती है वो माँ नहीं बन सकती। लगता है मेरी किस्मत में कभी खुशियाँ लिखी ही नहीं थी। कुछ देर में अमित और कविता अपने कमरे में जाते हैं। वो कविता डरी सहमी बेड पर बैठी होती है। उसे देखकर परेशान अमित उससे कहता है, क्या हुआ कविता, तुम इतनी सहमी हुई क्यों? अमित, मैं नहीं जानती आपका परिवार कैसा है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कल को इस घर में मेरे साथ कुछ गलत हुआ, या जब मैं आपको कोई बात बताऊं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? भले ही पूरी दुनिया एक हो जाए, क्या आप मेरा साथ देंगे? तुम्हारी बुआ ने मुझे बताया था तुम्हारी ताई जी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, इसलिए तुम्हारे अंदर का डर मैं समझ सकता हूँ। पर मेरे ताई और चाचा बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। हमारे घर में सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ तो हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अमित की बातें सुनकर कविता के दिल का बोझ थोड़ा हल्का होता है। और अगली सुबह जब कविता की पहली रसोई होती है तो ठंड और थकान की वजह से कविता की आंख नहीं खुल पाती और उसकी चारों नंदे उसे उठाने के लिए आती हैं। भाभी, सुबह हो गई, उठ जाओ। हमारे घर में 9 बजे सब नाश्ता कर लेते हैं। आज आपकी पहली रसोई है और 8 बज चुके हैं। क्या 8 बज गए? कितनी ठंड लग रही है। ठंड में आंख ही नहीं खुली। माफ करना, मैं अभी अपनी पहली रसोई के लिए आती हूँ। पहले दिन ही ससुराल में इतनी बड़ी गलती कर दी। कहीं मेरी चाची सास, ताई सास मेरी सास से मेरी शिकायत ना कर दे। अगर मेरी सास अच्छी भी होंगी और वो उनके भड़कावे में आ गई तो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं भाभी, अगर आप लेट हो गई तो। वैसे भी शादी के लिए सभी ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सब परसों से ऑफिस जाना शुरू करेंगे। एक दिन तो लेट चलता है। आप आराम से खाना बनाना। मेरी नंदे सच में इतनी अच्छी है या अच्छे बनने का नाटक कर रही है? अगर इसकी जगह मेरी बहन होती तो अब तक। इतना सोचकर कविता को अपनी चचेरी बहन की याद आती है, जो खाना लेट होने पर पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। सॉरी शीला, लंच बनाने में समय लग गया। ठंड बहुत है ना, हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। अब मुझे नहीं खाना। अब तुम बाहर से मेरे लिए खाना लेकर आओ। और हाँ, खाना गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हुआ तो मैं माँ से कहकर तुम्हारा रात का खाना बंद करवा दूंगी। सच में भाभी, ठंड तो बहुत ज्यादा है। एक काम करते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं, आपकी मदद करवा देंगे। नहीं, मैं कर लूंगी। अगर मैंने इनसे मदद ली तो खाना खाकर बात बढ़ जाएगी। ससुराल में आने के बाद भी कविता के अंदर का डर नहीं जाता और वो ठंड में कांपते हुए घबराई हालत में खाना बनाती है। फर्श कितना ठंडा है, मैंने तो चप्पल भी नहीं पहना। फिर तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं। एक भी रोटी सही नहीं बन पा रही। ठंड में कांपते हुए कविता पहली रोटी बनाती है और उसके बाद कुछ सब्जियां काटकर कुकर में चावल और सब्जियों को मिक्स करके पुलाव बनाती है, साथ में सिंपल राइस भी। अब कुछ ही देर में जब कविता डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है तो सब चुपचाप खाना खाते हैं। बहू, खाना तो अच्छा बनाया है तुमने, पर लगता है ठंड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? तुमने जो भी बनाया मैं तो बड़ा पसंद आया। चलो अब तुम भी बैठ कर खा लो। कल्पना के कहने पर कविता अपने परिवार के साथ बैठकर जैसे ही खाने का निवाला पहला अपने मुंह में लेती है तो खाना थूक देती है और घर वालों से कहती है, छी, ये खाना मैंने बनाया है। कितना बकवास बना है। आप लोग इसे खा कैसे सकते हैं? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। आप सब छोड़ दीजिए, मैं दोबारा बना देती हूँ। किसी में नमक तेज है, किसी में कम है, और रोटी भी कितनी सख्त हो गई और चावल भी थोड़े कच्चे हैं। बहू, ऐसे खाने का अपमान नहीं करती। अब इतना खाना बर्बाद हो जाएगा क्या? हाँ, और वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाने में कभी कभी 19-20 का फर्क तो हो जाता है। जरूरी थोड़े ना कि हमेशा इंसान अच्छा ही खाना खाए। अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर कविता हैरान हो जाती है और देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। और 1 हफ्ते बाद जब कविता अपनी तीनों सास और नंदों के साथ बंगले के बाहर बैठी होती है तो बाहर मूंगफली बेचने वाला आता है। माँ जी देखिए ना, मूंगफली वाला आया है। ठंड में मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है। कविता छोटे बच्चों की तरह अपनी जगह से खड़ी होकर अपनी सास से मूंगफली लेने को कहती है, पर जब पूरा परिवार उसे देखने लगता है तो वो शांति से अपनी जगह पर बैठ जाती है, जिसके बाद सभी हंसते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ बहू, तुम शांति से बैठ क्यों गई? बाहर जाओ और जाकर जितना दिल करे ले लो। भाभी, हम भी आपके साथ चलते हैं। मूंगफली के साथ गजक और रेवड़ी भी ले लेंगे। अब कविता की चारों नंदें उसके साथ बाहर आती हैं और वो मूंगफली के साथ और भी कुछ सामान लेकर वापस अंदर आते हैं और धूप में बैठकर मूंगफली खाते हैं। वाह, कितने अच्छे हैं ये लोग। इन्होंने इतने बड़े बंगले में मेरी शादी करवाई। मेरा ससुराल भी कितना अच्छा है। मैंने एक बार मूंगफली क्या मांगी, उन्होंने मूंगफली के साथ मुझे कितना सब कुछ मिल गया। और मायके में तो ताई जी मेरी चीजें भी छीनकर अपनी बेटी को दे दिया करती थी। इस तरह कविता कुछ देर अपने परिवार के साथ बाहर बैठती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता धीरे धीरे अपने घर में घुलने मिलने लगती है। पर एक दिन विजय कुछ पैसे आरती को रखने के लिए देता है। आरती, पैसे संभाल के रखना, 2 दिन बाद वापस मांगूंगा।
ठीक है पापा, आप अभी कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, बाहर बहुत काम है और कुछ नए मजदूर भी आए हैं। अमित बेटा कहाँ है? क्या जल्दी चल। आरती अपने पिता से बात करते हुए कमरे में जाती है तो वहीं विजय और अमित भी अपनी फैक्ट्री जाते हैं, जहां फैक्ट्री के बाहर बड़ी बड़ी ट्रक खड़ी होती हैं और कुछ मजदूर ट्रक से सामान निकालकर अंदर रख रहे होते हैं। इसी बीच एक मजदूर को ठंड लग जाती है। अरे भैया क्या हुआ? तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और इतनी ठंड में तुमने एक सिंगल जैकेट पहनी है। अरे मालिक, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप लोगों की तरह अच्छी जैकेट ले सकें, इसीलिए तो अब रात को भी मजदूरी कर रहा हूँ। हाँ, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना काम कर लूंगा भैया। कोई जरूरत नहीं है। अब अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो वैसे भी बहुत ठंड और ठंडी हवा चल रही है। अब बस थोड़ा सा काम का रहता है, तुम घर जाओ और ये लो कुछ पैसे, अपने लिए कुछ ढंग के जैकेट ले लेना। अमित और विजय सारा काम खत्म करके घर आते हैं। देखते ही देखते 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और अचानक से विजय को पैसे की जरूरत पड़ती है। वो आरती से पैसे मांगता है। आरती बेटा, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहे हैं, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे जल्दी से ला कर दो। पापा, वो पैसे शायद भाभी को दे दिए थे। भाभी, मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो पापा को लाकर दे दो। क्या पैसे? कौन से पैसे? आपने मुझे पैसे कब दिए हैं? भाभी ऐसा मत बोलो, पूरे 2 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे रखने के लिए। आरती, ये सब क्या है? जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे दिए थे तो वो तुमने बहू को क्यों दिए? बहू, याद करो तुमने पैसे कहाँ रखे हैं। पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। बहू, इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। बताओ जरा, इतनी ठंड हो गई, हमें मजदूरों को उनकी सैलरी बांटनी और पता नहीं इसने पैसे कहाँ रख दिए। अब सभी कविता को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और कविता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन बंगले के बाहर जब कपड़े डाल रही होती है तो उसकी पड़ोसन अपनी बालकनी से उसका बंगला और उसे काम करता देखकर बोलती है। कविता, हाँ, कैसा लग रहा है अपने बड़े से बंगले में रहकर? मैंने सुना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी ताई जी बड़ी बुरी थी, पर ये क्या, बड़े बंगले की बहू बनकर भी तुम काम कर रही हो? आशा आंटी और उनके परिवार ऐसे तो नहीं थे। काम को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, घर के नौकर कर देते हैं, पर खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। और रही बड़े लोगों की बात, तो ये बंगला सिर्फ बाहर से देखने में अच्छा है, यहाँ के लोग नहीं। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। मेरा मायका और ससुराल एक जैसा ही है, कोई यहाँ मुझे समझने वाला नहीं है। और मेरी 4 नंदे, उन्होंने तो मुझे मेरी चचेरी बहन की याद दिला दी। अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। जब कविता अपने ससुराल वालों की बुराई सपना से कर रही होती है तो उसकी चारों नंदे अपनी भाभी की बात सुन लेती हैं और उन्हें काफी बुरा लगता है। भाभी हम लोगों की बुराई कर रही हैं, जबकि हमने भाभी का कितना ख्याल रखा, उन्हें कितना प्यार दिया। लगता है हमसे ही कोई गलती हुई। आरती, तू सही से याद कर, क्या तूने सच में पैसे भाभी को दिए हैं? अगर भाभी के पास इतने पैसे होते तो वो झूठ क्यों बोलती? दीदी, पक्का से गलतफहमी हुई है। आप तो जानती हैं ये चीजें कहीं पर भी रख देती है। हमें खुद ही उन पैसों को ढूंढना चाहिए ताकि भाभी के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो हट सके। हो सकता है कि मैंने किसी और को पैसे दिए हों, मुझे सही से याद भी नहीं आ रहा है। मैं तो सारी चीजें लाकर भाभी को ही देती हूँ। खैर, क्यों ना हम सब अपने अपने कमरे की तलाशी लें। क्या पता मैंने इधर उधर पैसे रख दिए हों और उसके बाद मैं माँ की भी कमरे की तलाशी ले लूंगी। कविता की बात सुनकर चारों बहनों को काफी बुरा लगता है और वो अपने अपने कमरे की तलाशी लेने लगती हैं। मेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं है, ठंड और लग रही है। हाँ दीदी, दिव्या, आपके कमरे में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। दिव्या, तू जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दे और उसके बाद मेरे कमरे की तलाशी लेते हैं। इस तरह चारों बहन एक एक करके अपने कमरे की तलाशी ले रही होती हैं। तो वहीं कविता कमरे में आराम से बैठी होती है। तभी वहां अमित आता है और अपनी बीवी को उदास देखकर उससे कहता है, अरे तुम दुखी क्यों हो? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर आरती ने बोला है कि उसने पैसे तुम्हें दिए हैं तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो अक्सर चीजें कहीं पर भी रखकर भूल जाती है। इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। बात ये नहीं है कि मुझ पर किसी को कितना विश्वास है, बात यह है कि आरती के एक बार कहने पर सबका शक मेरी तरफ आ गया। इससे तो यही पता चलता है ना कि इस घर में भी भेदभाव होता है। कविता अपनी नाराजगी अपने पति को दिखाती है। तो वहीं चारों बहन अपने कमरे को अच्छे से तलाश कर लेती हैं, पर उन्हें कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते। अरे यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने पैसे कहाँ रखे। तुम चारों बहन कर क्या रही हो? एक दूसरे के कमरे में और पूरा घर फैला रखा है। अभी नौकर से करिश्मा और काजल का कमरा साफ करवाया और तुम चारों आज एक कमरे में। तुम चारों बहनों को ढूंढने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। आरती, मैंने तुझे दवाई लाने के लिए पर्ची दी थी ना, तू दवाई लेकर आई तो तूने पर्ची कहाँ रखी है? दादी जी, बाहर इतनी ठंड है, मैं और आरती जा ही नहीं पाए, पर आरती से पर्ची लेकर मैंने माँ के कमरे में रख दिया था। मैं अभी लेकर देती हूँ।
इतना बोलकर दिव्या और आरती कल्पना के कमरे में जाती हैं और जब कल्पना अपनी अलमारी खोलती है तो वो देखती है कि उसकी अलमारी की तिजोरी में 2 लाख रुपए रखे हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाती हैं। अरे मेरे कमरे में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हम लोग बहू को डांट रहे थे जबकि पैसे तो मेरे पास है, पर ये पैसे यहाँ कैसे आए? चाची ये पैसे आपकी तिजोरी में रखे हैं। पैसों को देखकर आरती को कुछ याद आता है। आरती कहाँ जा रही है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दे, मैं तेरी माँ के कमरे में हूँ। इतना बोलकर कल्पना सुशीला के कमरे में चली जाती है और आरती वही पैसे लेकर कल्पना के कमरे में जाती है और तेल को पूरे कमरे में ढूंढती है और हाथ में रखे पैसों को अलमारी में खोलकर तिजोरी में रख देती है और तेल लेकर अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ कविता आती है और उसके हाथ से तेल लेकर अपनी सास के सिर पर तेल लगाने लगती है। अब याद आया कि पैसे तो मैंने ही यहाँ तिजोरी में रखे थे। मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। उस समय मैंने भाभी को तेल दिया था ना कि पैसे। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से भाभी की इंसल्ट हुई। आप सबने भाभी को गलत समझा, भाभी को कितना बुरा लगा होगा। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। हमने अपनी इतनी प्यारी बहू को डांटा, वो क्या सोच रही होगी? उसकी ताई जी भी ऐसी थी और हमने भी उसके साथ ऐसे ही किया। जब पूरे परिवार को यह पता चलता है कि गलती आरती की थी तो सभी घर वाले इकट्ठा होते हैं और सब कविता से माफी मांगते हैं। बहू, उस दिन के लिए हम सबको माफ कर देना। बड़ी मुश्किल से इस घर में एक बेटा हुआ। हमने सोचा था कि उसकी बेबी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे पलकों पर सास ससुर भी कभी माँ बाप नहीं बन सके। सारी गलती आरती की थी, पर हमने तुझे गलत समझा। बहू, हम सबको माफ कर दे। और भाभी, सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी। अब से मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें याद रखूं। अपने ससुराल वालों को माफी मांगते देखकर कविता को काफी बुरा लगता है और उसे अपनी ससुराल के साथ बिताई कुछ अच्छे दिन याद आते हैं। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना भाभी, और आज सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं। आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना आज हम सब बाहर डिनर करने के लिए चलें? वैसे भी उस दिन आप कह रही थी ना आपको मंचूरियन, नूडल्स, पास्ता बहुत पसंद है। कविता के चारों नंदे उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं और पूरा परिवार रात को 10 बजे कपकपाती ठंड में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हम बेकार में ठंड में रेस्टोरेंट में आ गए हैं। यहाँ कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। बहू, मुझे पता ही था बाहर आने के बाद तुझे और ज्यादा ठंड लगेगी, इसीलिए मैंने बैग में एक एक्स्ट्रा शॉल रख लिया था, तो उसे ओढ़ ले। सुशीला जो अपने लिए एक्स्ट्रा शॉल लेकर आती है वो कविता को ओढ़ने के लिए दे देती है। कुछ बातों को याद करके कविता की आंखें भर आती हैं और वो अपने परिवार से कहती है, सारी गलती सिर्फ आप लोगों की नहीं, कुछ गलतियां मेरी भी हैं। जब मायके में मुझे प्यार, इज्जत, कदर नहीं मिली तो मैं इस प्यार, इज्जत और कदर के लिए तरसती रही, और जब यहाँ मुझे वो मान सम्मान मिला तो मैं आप लोगों के प्यार की तुलना अपनी ताई जी के प्यार से कर बैठी। कविता भी अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और कुछ दिनों बाद उसके ताऊ और ताई उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं, जहां वो लोग बाहर से ही उसका आलीशान बंगला देखकर कहते हैं, देख रहे हैं जी कैसे आपकी बहन दिखावा कर रही है। एक भतीजी के लिए इतने बड़े बंगले का रिश्ता ढूंढ लिया और हमारी बेटी के लिए तो लड़के ही खत्म हो गए उसकी नजरों में। जब शांति अपने पति के साथ बंगले के बाहर खड़ी होकर बंगले को देखकर बातें कर रही होती है तो किसी काम से कविता बाहर आती है। वो अपने ताऊ और ताई जी को देखकर काफी खुश होती है, पर उसे देखते ही उसकी ताई उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या बात है, तू तो बड़ी खुश लग रही है। खुश होगी भी क्यों नहीं, आखिर इतने बड़े बंगले की बहू जो बन गई। पर कान खोल कर सुन ले, तू इतने बड़े घर की बहू हमारी वजह से बनी, तो अब तेरा काम है कि तू अपनी बहन के लिए भी ऐसे ही किसी बड़े बंगले का रिश्ता देख और अपने ससुराल वालों को एक वारिस दे दे। अगर तू लड़का नहीं कर पाई ना तो तेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे, समझी। कविता अपनी ताई की बात सुनकर दुखी हो जाती है और तभी वहां पूरा परिवार आता है। ताई जी माफ करना, पर मेरी बीवी इस घर को वारिस दे पाई या ना दे पाई ये बात की बात है, पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की। और हाँ बहन जी, आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी बहू की नहीं। हम तो खुश थे कि आप लोग आए हैं, पर आपकी बातें सुनकर तो अब हम आपसे हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि ठंड में हमारे घर में कदम रखने से अच्छा होगा कि आप उल्टे पैर अपने घर चले जाएं। इतनी ठंड में अभी तक जब इतनी तेज हवा चल रही है, हम यहाँ अपनी भतीजी से मिलने आए थे, न कि बेइज्जती करवाने के लिए। जा रहे हैं हम, पर लौट कर कभी नहीं आएंगे, और तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कोई मायका भी है। विनोद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी भतीजी के सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपनी बहू के आंसू पोंछता है और इस तरह एक गरीब घर की बहू को अपने बड़े से बंगले में जॉइंट फैमिली में इतनी खुशियां मिलती हैं कि वो सारे दुखों को भूल जाती है।